हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ हिंदी। ये 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। आप लोगों को इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये पेपर अगर आप 2024 का बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आप लोग पेपर का मोड जानते ही होंगे। इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और 50 नंबर का आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जिसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। समय दिया जाएगा आप लोगों का 3 घंटा 15 मिनट और जो नंबर टोटल रहेगा आपका 70 नंबर का। तो ये आप लोगों को तो जानते ही होंगे। और यहाँ पर हमारा खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। यानी कि हमें बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है। ए वाला ऑप्शन है शुक्ल युग, बी वाला ऑप्शन है द्विवेदी युग और सी वाला ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग और डी वाला भारतेंद्र युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो वो शुक्ल युग के लेखक है। इनसे नाम से ही पता चल रहा है कि शुक्ल युग के लेखक है, यानी कि हमारा ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि गबन की विधा है, यानी कि गबन किस विधा की रचना है। तो गबन किस विधा की रचना है ये हमें बताना है। तो गबन जो किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गबन किसकी रचना है। तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला क्या पूछा है। तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा कि कंकाल के लेखक है, यानी कि कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये जो मतलब किस किस विधा की रचना है कंकाल, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ये वाला भी हमारा होता है कंप्लीट। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कलम का सिपाही कीर्ति है, यानी कि जो कलम और कलम का सिपाही कीर्ति किसकी है, यानी कि किसकी बताना है हमें। तो ये जो है अमृत राय की है। और ये किस विधा की रचना है कलम की सिपाही, तो ये जो है जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। ठीक, ये हमारा होता है कंप्लीट ये वाला भी। और पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। ठीक, ये इसमें ये पूछा है कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। तो शुक्ल युग 1919 से ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि साकेत रचना है, यानी कि साकेत किसकी रचना है। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साकेत किस विधा की रचना है, तो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी की। ये वाला भी हमारा होता है कंप्लीट। और सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, यानी कि किस युग के काव्यत्री हैं। तो इसका जो देखिए महादेवी वर्मा, तो इनके नाम में तो नहीं है। तो इनका जो महादेवी वर्मा है वो किस युग के काव्यत्री हैं, तो वो जो काव्यत्री हैं छायावादी युग के काव्यत्री हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक, और फिर अगला लेखक है। और फिर अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी रचना है, यानी कि जो गंगा लहरी है वो किसकी रचना है। तो वो पद्माकर की है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक काल की समय सीमा है, यानी कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल 1883 ईस्वी से अब तक माना जाता है, यानी कि 2023 तक माना जाता है। ठीक, ये भी हमारा होता है कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि महादेवी की वर्मा की रचना इसमें नहीं है। देखिए क्या बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है। देखिए निहार भी है, संध्या गीत भी है और दीप शिखा भी है। तो इसमें जो है युगांत जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। तो चलिए बता देते हैं ये किसकी रचना है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये युगांत जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य ही होता है। और देखिए करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। इसी पर क्वेश्चन बदल सकता है कि करुण रस का अस्थाई भाव होता है तो शोक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि
पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी कि इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ठीक, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार से इस पेपर में बता रहे हैं आप लोग के, ये पेपर आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 13वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि सोठा छंद में चरण होते हैं, यानी कि जो सोठा छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं, तो उसमें जो 4 चरण होते हैं सोठा छंद में। ठीक, और दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 2 चरण होते हैं। ठीक, ये हमारा होता है कंप्लीट, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि एक उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि देखिए यहाँ पर समझने वाला, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर उ क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए उप है, क्या है, उप है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर छोटा ऊपर लगा देते हैं, यानी कि ए वाला राइट आंसर कर देते हैं, तो वो वाला राइट आंसर नहीं है, उप है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक, 15 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रत्यय के भेद है, यानी कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यय के जो भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। ठीक, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि हानि लाभ में समास है। देखिए यहाँ पर बीच में ये जो चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है, तो हानि लाभ में कौन सा समास होता है। तो देखिए योजक चिन्ह जिस किसी में भी आए, चाहे माता पिता आए, चाहे भाई बहन आए, चाहे कुछ भी आए, माता पिता आए, हानि लाभ कुछ भी आए, योजक चिन्ह जिसमें भी लगा होता है वो कौन सा समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर द्वंद्व रहेगा, इंद्र लिख उठा है तो यहाँ पर द्वंद्व रहेगा। ठीक, यानी कि ये द्वंद्व समास है। सी ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मछली का पर्यायवाची है, यानी कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है, मीन होता है, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। और अगला 18वां क्वेश्चन पूछा है कि अदाप में कौन सा संध है, यानी कि बताना है कि अदाप में कौन सा संध होता है। ठीक, 18वां का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यड़ संध होता है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्त बहुवचन रूप है, यानी कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्त विभक्ति भी याद कर लीजिएगा आप लोग, और बहुवचन रूप है, यानी कि इसका बहुवचन रूप क्या है, को मधुनी हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है, यानी कि पठिताम धातु का कौन सा वचन एंड पुरुष है। तो ये प्रथम पुरुष 2 वचन है, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ का 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 20 नंबर यहाँ से होता है कंप्लीट। चलिए बिना देरी की हुआ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड का हमारा खंड हमारा आ था वो कंप्लीट होता है, और खंड बा यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न गद्यांश के दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है ये गद्यांश के हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर गद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं एंड उसका आंसर बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या दिया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। ये हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियाँ अभी भी क्या है, अभी भी उसी तरह बहते रहें और इसको वह अमर तत्व देता रहे जो जवानी के हजारों थापेड़ों के बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और आगे भी रखेगा। तो ये जो लिया गया कहाँ से लिया गया, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया, 6 नंबर का आप लोग का ये नंबर रहेगा, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि हमें संदर्भ बताना है। संदर्भ में इस प्रकार से आप लोग ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा संदर्भ, और इसमें क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यही हमारा हो गया संदर्भ, हो गया 2 नंबर होता है कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि हमें भाव स्पष्ट करके बताना है इसका गद्यांश के रेखांकित अंश क्या। यहाँ पर देखिए भाव स्पष्ट या रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर भाव स्पष्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, इसमें लिखिएगा कि भाव स्पष्ट में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि
कहते हैं कि आज इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियाँ में अभी भी उसी तरह बहते रहें और इनको वह अमर तत्व देता रहे, और जो ज़माने में हजारों थपेड़ों बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हैं और आगे भी रखेगा। यही हमारा भाव स्पष्ट हो गया है। और फिर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो लेखक के अनुसार इसका उत्तर लिख दीजिएगा आंसर कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व निर्मल शुद्ध शीतल जल की तरह आज भी कायम है। यानी कि ये हमारा होता है 6 नंबर कंप्लीट। और आप लोगों का अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा गया ये क्वेश्चन, इसको भी आप लोग का इसका आंसर बता देते हैं, समझा देते हैं कहाँ से लिया गया, कौन इसके लेखक हैं। तो देखिए यह क्या दिया गया है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों की ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई मित्र ऐसा मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता हो, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। तो इसमें जो ये कहाँ से लिया गया है, मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिख दीजिएगा हेडिंग डाल करके कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हमारा होता है 2 नंबर कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख दीजिएगा क्या कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और सामान्य रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारण उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, और यह धारण उचित नहीं है। यानी कि ये बात सत्य नहीं है। ठीक। और फिर आगे क्या है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है यानी कि कमी है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति पर खुशी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। ये भी हमारा लिख करके होता है कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है देखिए क्या कि व्यक्ति एक दूसरे की और क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर लिख दीजिएगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके अपने अभावों को भरने के लिए, यानी कि कमियों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति खुशी मतलब जो सुखी होता है उसके व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की तरफ आकर्षित होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास में प्रसिद्ध है। यानी कि ये वाला भी हमारा होता है कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए और अगला हमारा जो आता है दूसरे क्वेश्चन पे कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाए सो दे बुझत न साँच न हासी। को है जनक को है जननी, कौन है नारी दासी, अब कैसी बरन भैंस कैसे किस रस में अभिलाषी। पोगे पुनि कियो आपने जो करेगो गासी, सुनत मौन रहो बवारा सु सबे मत नासी। यानी कि देखिए ये जो आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा जाता है, 2023 में भी आया था। यानी कि 2023 में ये पूछा गया था, आप लोग के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है हर बार। तो यानी कि देखिए ये कहाँ से लिया गया है आप लोग को ये बता दें सर्वप्रथम, और ये मतलब इसके रचना कौन है। देखिए ये जो लिया गया है आप लोगों का सूरदास पद से लिया गया है। यानी कि इसका जो देखिए ये क्या है कि संदर्भ लिखना है, यानी कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है। 2 नंबर इसका कंप्लीट हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करने की बात आ जाएगी तो इसको भी बता देंगे। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या में हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी मजाक मतलब हंसी नहीं करती हूँ, और आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं
वो वह किस देश का रहने वाला है, उनकी माता पिता कौन है, उनकी नारी और दासी कौन है, उसका किस रस में अभिलाषी है। यही हमारा होता है लिख करके कंप्लीट। ये भी 2 नंबर होता है कंप्लीट, टोटल 4 नंबर इसमें पद्यांश में होते हैं कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो मधुकर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई स्टूडेंट, तो मधुकर शब्द का अर्थ होता है भावरा होता है। क्या होता है, भावरा होता है। ये 6 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। और देखिए अथवा करके भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अथवा करके अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, तो ये वाला भी देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को वैसे ऊपर वाला ही करेंगे तो आप लोग को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, यही क्वेश्चन था। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी कि हमें हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ भी इसके साथ में बताना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषा, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो वाराणसी से लिया गया है। तो इसका संदर्भ में क्या लिख दीजिएगा, संदर्भ में आप लोग लिखिएगा कि संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा और इसमें लिखिएगा कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित, इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। ये 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और हिंदी अनुवाद में क्या लिखेगा कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भारतीय केंद्रम स्थल, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ये हमारा होता है यहाँ तक अनुवाद सत्य। और फिर क्या है कि इतयु संस्कृत वर्णन संस्कृत चा आलोके सर्वत्र प्रस्तुतम, यानी कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। और फिर क्या है कि मुगल युवराजा दारा सिकोह अत्रागात्र भारत दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है कि मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया था। फिर क्या है आगे की सा तेषां ज्ञानम ता प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषा में करित, यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया था। क्या किया था कि यहाँ आकर भारतीय संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये हमारा होता है हिंदी अनुवाद लिख करके कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर कि अस्माकम संस्कृत सदा सवर्तिते, यानी कि ये संस्कृत सदा सवर्तिते वाला पूछा गया है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं, जो समझ में आएगा कर लीजिए। ऊपर वाला तो वैसे हम बता दिए हैं, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, आप लोग के ऑफर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, उत्तरीयत समुद्र से हिमो दक्षिणम अवर्षम तद भारतम नामम भारतीयम यत संतानता। तो इसका जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया, यह वीर वीरण पूजते से लिया गया है। इसका संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड में वीर वीरण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। तो इसका हिंदी भी बता देते हैं कि उत्तरम यद समुद्रस्य हिमोदृच्य दक्षिणम। तो इसका जो हिंदी होता है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वर्षम तदत भारत नामम भारतीयम यंत संतान, और वह भारत का नाम देश है जहाँ की संतान भारतीय है। ये अथवा करके हमारा होता है कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अथवा करके भी पूछा गया है कि कीना हित्वा प्रियो भवते कीना हित्वा सोचत कीना हित्वा नमो भवत कित्रु हित्वा सुखी भवते। तो ये जो लिया गया आप लोगों का जीवन सूत्राणी से लिया गया। इसमें संदर्भ में लिख दीजिएगा क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक का त्याग के विषय में बताया गया है कि क्या बताया गया है, इसका हिंदी अनुवाद भी कर देते हैं कि कीना हित्वा प्रिय भवत किनु हित्वा सोचत, यानी कि मनुष्य किसी को छोड़ करके प्रिय होता है, किसी को शोक नहीं करता है। और फिर क्या है कि कीनो हित्वन भवत कीनु न सुखत भवत, और किसी को छोड़ करके धनवान हो जाता है और किसी को छोड़ करके सुखी हो जाता है। यही हमारा हिंदी अनुवाद था, ये होता है कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या पूछा गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है हमें, यानी कि
क्या कहने का मतलब है, जो जो आप लोग का पढ़ने का अनिवार्य है उसी का खंडकाव्य का हमें आंसर देना है, उसी का हमें जवाब देना है। तो चलिए बता देते हैं आप लोग को, ये जनपद वाइज होते हैं यानी कि जिले वाइज होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को सर्वप्रथम बता देते हैं कौन कौन सा कहाँ है। तो मुक्तिदूत जो है ये कहाँ का है, ये जान लीजिए। मुक्तिदूत जो है बस्ती का है, आगरा का है, गाजीपुर का, फतेहपुर का, बाराबंकी का है और उन्नाव जिले के लिए निर्धारित है। इन जिलों में आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो दूसरा आ जाता है, ज्योति जवाहर आ जाता है। ज्योति जवाहर जो है देखिए क्या है। तो देखिए जो ज्योति जवाहर है ये जो कहाँ कहाँ पढ़ना है, ये कानपुर, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित है ज्योति जवाहर। और फिर अगला क्या है, अगला भी देख लेते हैं। अग्र पूजा है, यानी कि अग्र पूजा कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो इलाहाबाद में पढ़ना है, आजमगढ़ में पढ़ना है, मथुरा जिलों के लिए ये निर्धारित पढ़ना है और इसका आंसर देना है, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेवाड़ मुकुट है, यानी कि ये मेवाड़ मुकुट कहाँ पढ़ना है, तो ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच के जिलों के लिए निर्धारित किया गया पढ़ने के लिए और इसका आंसर देने के लिए। जय सुभाष कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो जय सुभाष भी जान लीजिए ये पढ़ना है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई जिलों के लिए ये निर्धारित किया गया है। मृत्यु भूमि के लिए यानी कि क्या है, मृत्यु भूमि के लिए ये कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो इसको भी जान लीजिएगा। ये गोरखपुर में भी पढ़ना है, मुरादाबाद में पढ़ना है, शाहजहांपुर में पढ़ना है, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर जिलों के लिए निर्धारित है, ठीक। और फिर कड़ आ जाता है। अगला क्या आ जाता है, कड़ आ जाता है। तो कड़ कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो ये जो पढ़ना है कड़ जो पढ़ना है ये अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और ईटा जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। और फिर करमवीर भरत कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो करमवीर भरत जो पढ़ना है ये मेरठ जिलों के लिए है, मेरठ है और फिर फर्रुखाबाद है, फिर पीलीभीत है, फिर रायबरेली जनपद के लिए है, इन्हीं सभी के लिए है। तुमुल जो है ये कहाँ कहाँ पढ़ना है, तुमुल जो लास्ट आ जाता है हमारा खंडकाव्य, तो ये जो तुमुल कहाँ कहाँ पढ़ना है ये भी जान लीजिए आप लोग की वाराणसी में पढ़ना है, इटावा में पढ़ना है, बिजनौर में और जालौन बंदोई जिले के लिए ये निर्धारित किया गया है। इतना गद्यांश थे, आप लोग इसको मतलब आंसर दे दीजिएगा जो आपके जिले में पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ना जिस सभी जिलों को आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन सा खंडकाव्य कहाँ कहाँ पढ़ना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि और फिर हमारा जो अगला जाता है 6 का जो रहता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हमारा ऑप्शन जो दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही दो इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लिख दीजिएगा, 6 नंबर हो जाएगा कंप्लीट और उनकी रचनाओं को बता दीजिएगा। और जो खा में है हमारा कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, हाँ सूरदास का भी याद कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सुमित्रानंद चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान का है, बिहारी लाल जी है। तो इनका मतलब एक किसी एक पर लिखना है, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, टोटल आपका 12 नंबर तो यहाँ से आप लोग का कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो लिख दीजिएगा जो समझ में आएगा, यानी कि संस्कृत वाला की बात कर रहा है, एक श्लोक लिखना है। तो 8वें नंबर पर जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी कि संस्कृत में देना है। 4 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और ये देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है ये, यानी कि भारतीय संस्कृत मूल कीमा अस्त, तो इन्हीं चंद्रशेखर का आसित, यानी कि चंद्रशेखरा एका देश भक्ता आसित, यानी कि एका देश भक्ता आसित कर दीजिएगा। ये हमारा 2 नंबर, 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। आप लोग का ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी पेपर में दिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक का विषम पर निबंध लिखिए, यानी कि किसी एक पर निबंध लिखना है, यानी कि आतंकवाद के कारण एवं निवारण पर, वृक्षारोपण पर भी लिख दीजिएगा, मेरा प्रिय का भी जो जिसका होगा लिख दीजिएगा, और नारी शक्तिकरण, यानी कि किसी एक पर लिखना है और 9 नंबर का ये निबंध रहेगा। टोटल आपका लोग का यहाँ से 70 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ये पेपर आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।